डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 3। बाकी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने कुछ में 1 और कुछ में 2 को अच्छे से देखा है। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहां पर समाकलनों के अनुप्रयोग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां पर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और आज पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में 2 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में 4 को अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में 3 क्या कहता है। क्वेश्चन में 3 है, कह रहा है वक्रो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर x बराबर 0, x बराबर 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए यहां पर बहुत सारे वक्र दिया है। एक वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और पहले सभी को बना लेते हैं चतुर्थांश में, क्योंकि ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर ऐसे सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेन चीज होता है फिगर बनाना। अगर फिगर बन गया तो आंसर हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस बनाते हैं पहले फिगर। एक वक्र ये है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये बिल्कुल है परवलय जैसा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ये आएगा इधर तो हो जाएगा y माइनस 2। और मैंने बताया कि जब y स्क्वायर इक्वल टू कुछ दिया हो या x स्क्वायर इक्वल टू कुछ दिया हो तो वहां पे होता है परवलय का समीकरण। लेकिन जब ये होता है y स्क्वायर बराबर कुछ तो परवलय को बनाते हैं ऐसे, लेकिन जब x स्क्वायर बराबर कुछ होता है तो परवलय को बनाते हैं ऐसे। देखिए अभी तक प्रश्नावली 8.1 जो हम लोगों ने पढ़ा या 8.2 पढ़ रहा है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी परवलय बनाए सारे परवलय मूल बिंदु से होके जा रहे थे। लेकिन ये जो परवलय है ये मूल बिंदु से होके नहीं जाएगा। अभी तक के सारे परवलय मूल बिंदु से होके इसलिए जा रहे थे क्योंकि अगर वहां पे x का मान हम रख रहे थे तो y का मान क्या हो रहा था, x का मान अगर 0 रख रहे थे तो y का मान भी 0 आ रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, x का मान रखोगे आप 0 तो y का मान 0 नहीं आएगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या हम लोगों ने पढ़ा x स्क्वायर बराबर क्या 4y। यहां पर अगर हम x की वैल्यू 0 कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x की वैल्यू क्या है 0, तो y स्क्वायर बराबर 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या हो रही थी 0। वैसे यहां पर अगर x या y किसी का एक मान 0 कर दो तो सेकंड वाला मान अपने आप क्या होगा 0 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है, क्योंकि x का मान 0 रखने पर अगर y का मान 0 आ रहा है, उसका सिंपल सा मतलब है कि वो मूल बिंदु से होकर जा रहा है। तो अभी तक हम क्या करते थे, उसको या तो ऐसे खींचते थे या तो इसको ऐसे खींचते थे। पर ये जो परवलय है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। इसलिए नहीं होकर जाएगा क्योंकि अगर यहाँ x का मान हम 0 रखें तो y का मान 0 नहीं आएगा। अगर y की वैल्यू हम 0 रखें तो x का मान भी 0 नहीं आएगा। इसे यह स्पष्ट है कि ये मूल बिंदु से होकर जाएगा ही नहीं। कैसे, तो देखो अगर यहां पर हम x की वैल्यू 0 रखें, वैसे ये सारा काम मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है फिगर बनाना। अगर फिगर बना तभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। और ये सारी चीज आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है, ये सारी चीज इसलिए करना है क्योंकि इससे हमको फिगर बनाना है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं, और जब रखेंगे x बराबर 0 तो देखो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या y माइनस 2, ये 0 हो जाएगा। यहां से y की वैल्यू निकालोगे y बराबर इधर आएगा तो 2 आएगा। यानी x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक होगा पहले x माने क्या 0, और फिर y माने क्या 2। ये हो गया निर्देशांक, यानी जो परवलय है वो इसी पॉइंट से होते हुए जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी ये जो परवलय है वो इस पॉइंट से होते हुए जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पे वो ये उठ रहा है कि अगर, या आपके मन में ऐसा कुछ उठ रहा होगा कि अगर x का मान 0 रख करके y का मान फाइंड कर लिया गया, तो अगर यहां पे ऐसे कर दिया जाए कि y की वैल्यू 0 कर दिया जाए तो x का भी मान फाइंड होगा, तो वहां से एक अलग बिंदु मिलेगा, तो क्या परवलय वहां से नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो यहां पर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई 2, और यहां से मिल गया क्या एक पॉइंट 0 का 2, तो मैं बोल रहा हूं कि परवलय यहां से जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर y की वैल्यू 0 रखी जाए तो x का मान मिलेगा, तो भी एक पॉइंट मिलेगा, तो परवलय वहां से नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो देख लेते हैं, आ जाओ।
y की वैल्यू 0 करते हैं, तो अगर y इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये y की वैल्यू क्या है 0 -2, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बराबर -2, और x की वैल्यू निकालोगे तो जो -2 है ये हो जाएगा रूट में, तो ये आएगा रूट में -2। देखो यहां पे जो x की वैल्यू आ गई वो रूट में -2 आ गई, और रूट में माइनस जब भी कोई संख्या होती है तो वो काल्पनिक संख्या होती है। और इस पूरे x अक्ष और पूरे y अक्ष पर किसी की बात करें तो कहीं पर कोई भी पॉइंट काल्पनिक नहीं होता है। और ये रूट में 2 है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक काल्पनिक संख्या है, और x अक्ष और y अक्ष पे काल्पनिक संख्या होती ही नहीं है। इसका मतलब यहां जो निशान पैदा होगा, पहले ही x माने क्या माइनस रूट में -2, और y माने क्या y की वैल्यू 0, ये मिल गया पॉइंट। तो जब y की क्या किसकी वैल्यू, हाँ जब y की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो ये पॉइंट मिलेगा जो कि चतुर्थांश में कहीं पर स्थित ही नहीं है। तो अगर ये चतुर्थांश में स्थित ही नहीं है तो परवलय यहां से जाएगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब ये वाला पूरी तरीके से गलत है, और सही है ये x की वैल्यू 0 रखने पे एक पॉइंट मिल रहा था 0,2, और परवलय इस वाले पॉइंट से होते हुए जाएगा, ना कि इस वाले पॉइंट से। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिए x की वैल्यू 0, तो ये y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो ये y अक्ष पे होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो +2 है इसलिए ऊपर जाओगे 1 2, ये हो गया 0,2, ये हो गया ये पॉइंट। इसका मतलब जो परवलय है, देखो पहले तो ये सीखो आप कि यहां पर x स्क्वायर बराबर क्या है y -2 है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर x स्क्वायर बराबर y -2 है तो जो परवलय होगा वो ऐसे ही होगा, लेकिन x स्क्वायर बराबर अगर मूलबिंदु से होते हुए जाता तो परवलय ऐसे हो जाता, लेकिन मूलबिंदु से होकर नहीं जा रहा है बल्कि इस पॉइंट से होते हुए जा रहा है, तो परवलय जाएगा इस पॉइंट से होते हुए। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो अगर x का मान 0 रखने पे y का मान 0 आ जाता तो ऑब्वियस सी बात थी कि जो परवलय था वो मूलबिंदु से होते हुए जाता, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि x का मान 0 रखने पर y की वैल्यू 0 नहीं आई, ये पॉइंट मिला। इसका मतलब परवलय यहां से जाएगा और ये बन गया परवलय। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अब चलते हैं आगे देखते हैं। फिर कह रहा है y = x, एक रेखा दिया। मैंने आपको पहले ही बताया कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक वक्र रेखा ही देगा, वो रेखा देगा, चाहे वक्र हो सकता है, चाहे सरल रेखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला हमारा वक्र था, वक्र में परवलय था, और सेकंड एक और दिया y = x। ध्यान दो, कह रहा है y बराबर x, तो ये एक रेखा है। इस रेखा को इसमें खींचेंगे और हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है y = mx + c, ये एक रेखा का फार्मूला होता है। और मैंने आपको पहले बताया कि y बराबर mx + c, अगर इसकी वैल्यू 0 अगर ये नहीं है तो जाहिर सी बात है वो मूल बिंदु से होके जाएगा। तो ये नहीं है, यहां पर +0 है तो ये मूल बिंदु से होके जाएगा। और अगर पता करना है कि ये मूल बिंदु से होते हुए कैसे जाएगा, तो सबसे पहले x की वैल्यू आप 0 रख दो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। अरे y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। इसका मतलब मूल बिंदु मिल जाएगा, तो ये मूल बिंदु से होते हुए जाएगा। देखो किसी को भी पता करना है कि ये कहां से होकर जाएगा, तो एक बार x का मान 0 रख दो, एक बार y का मान 0 रख दो, दो पॉइंट मिलेंगे और उन्हीं पॉइंट को मिला दो तो रेखा वहीं से जाएगी। अब यहां पर चाहे x का मान 0 रखो, चाहे y का मान, किसी का मान 0 रखो, हर बार दोनों का मान 0 ही आएगा, मूल बिंदु मिलेगा, तो ये मूल बिंदु से होते हुए जाएगा। अब मूल बिंदु से होते हुए जाएगा, लेकिन ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा? ठीक है, तो निकाल लेते हैं प्रवणता। फार्मूला यही है y बराबर mx + c, तो ये c की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा y बराबर mx, तो y बराबर mx, तो y = यहां पर 1 कर सकते हो तो क्या हो जाएगा 1 × x, तो y बराबर mx, ये यम है और यम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यम बराबर क्या हो जाएगा 1, और यम बराबर होता है tan थीटा, क्योंकि प्रवणता का फॉर्मूला होता है यम बराबर क्या है tan थीटा, और ये 1 tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, इससे ये कटेगा और थीटा = क्या आएगा 45। तो देखो थीटा का मान 45 आए, इसका मतलब अगर हम रेखा को 45 डिग्री के एंगल से खींच देंगे तो ये आएगा 45 डिग्री का एंगल। तो इधर बढ़ा, इसको पीछे भी बढ़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर x, ये रेखा हो गया। इतनी बात समझ पा रहे हो? देखो जो एंगल लेते हैं ना वो x अक्ष से धन दिशा से लेते हैं, इधर से। कोण को हमेशा
एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है, मतलब घड़ी के सुइयों के चलने के विपरीत। देखिए घड़ी की जो सुइयां होती है वो ऐसे चलती है, इधर से चलती है, लेकिन कोण को ऐसे मापते हैं, इधर से मापते हैं, मतलब इधर से मापते हैं और x के धन दिशा से मापते हैं। x का धन दिशा यही है, ये ऋण दिशा है, तो ऐसे मापेंगे तो ये हो गया 45, तो ये 45 हो गया। अगर चाहो तो उसको पीछे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वक्र हो गया ये, और ये हो गया क्या, रेखा y = x जो दिया हुआ था। कह रहा है x = 0, तो x = 0 कोई रेखा तो होती ही नहीं है, उसको छोड़ दो। और फिर उसमें कह रहा है x, देखो x = 0 की बात कर रहा है ना, तो x = 0 इधर कहीं है ही नहीं है, तो यही x = 0 है, मतलब यही रेखा है। y x की बात कर रहा है मैंने, या अगर आपने क्लास 10th या फर्स्ट ईयर में अगर आपने पढ़ा है सरल रेखा, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y = 0, y x का समीकरण क्या होता है, x = 0। तो अगर x = 0 इसका मतलब y x का समीकरण है, यानी x = 0 की बात कर रहा है, तो ये y अक्ष की बात कर रहा है। समझो अब, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, x = 0 कह रहा है। x = 0 का ये मतलब है कि ये बात कर रहा है y अक्ष की, इस रेखा की बात कर रहा है। कहता है y = 0, तो वो इस रेखा की बात करता है, इसका मतलब x = 0 वो इस रेखा की बात कर रहा है। ये है परवलय, ये है रेखा, और ये है ये रेखा, 3 रेखाएं हमको मिल गई। और वहां पे एक रेखा और कह रहा है x = 3, तो फाइंड कर लेते हैं x = 3। ये मान लो 1 है, ये x = 3 माने x अक्ष पे धन दिशा पे 3, तो ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 3। इसको ऐसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा लो, क्या दिक्कत है, आगे बढ़ गया। अब यहां पर 1 2 3 नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 4 रेखाएं हैं। पहला क्या है, पहला है ये परवलय, सेकंड क्या है ये y अक्ष, थर्ड क्या है ये रेखा, और फोर्थ क्या है ये रेखा। देखो इन चारों रेखाओं के बीच में कोई क्षेत्र बन रहा है क्या, इन चारों रेखाओं के बीच में जो भी क्षेत्र बन रहा है उस क्षेत्र का फाइंड करना है हमको, क्षेत्रफल। तो देखो अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, और इसको मान लो क्या वो। यहां पर एक क्षेत्र बन रहा है, ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं ABC वो, ये क्षेत्र बनना है कि नहीं। देखो ये जो क्षेत्र बन रहा है ये चारों रेखाओं के बीच में है। अगर ये क्षेत्र 3 रेखाओं के बीच में होता तो ये क्षेत्र नहीं फाइंड करना होता हमको। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हमको उसी क्षेत्र को फाइंड करना है, जितने भी वक्र कहे उन वक्रों के बीच में जो क्षेत्र हो उसकी बात, उसका क्षेत्रफल हमको फाइंड करना होता है। और क्वेश्चन में साफ कह रहा है वक्र इतना 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 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करना है, मतलब उस क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करना है जो सभी रेखाओं द्वारा घिरा हो। इट मींस हमको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करना है। अब हमको इनमें से कोई भी काम नहीं करना, जो मैंने यहां से लेके ये सारा काम किया है ना, आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है, बस ये आपको इसलिए करना है कि जिससे आपका फिगर अच्छे से बन जाए। फिगर बन गया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं जो जो करूंगा वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना होगा। तो देखते हैं। देखो अगर आप चाहते हो कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड किया जाए, तो सबसे पहले ये जो परवलय है, परवलय इस x अक्ष के साथ वैसे तो बहुत सारा क्षेत्र बना रहा है, लेकिन अगर इसके बीच की बात करें तो इसके बीच में मतलब इतनी दूरी में x अक्ष के साथ ये जो परवलय है वो इतना क्षेत्र बना रहा है ना, बिल्कुल बना रहा है। देखो हमको यहीं से A, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहां से लेके यहां तक के बीच में ये आ रहा है, मतलब ये जो जगह है वो यहां से यहां तक के बीच में आ रहा है। तो परवलय में अगर हम यहां से लेकर के यहां तक का जगह ले, यानी यहां से लेके यहां तक का जगह ले, क्योंकि परवलय इस क्षेत्र, देखो समझो पहले, ये जो पूरा इतना क्षेत्र है, इस क्षेत्र में परवलय का कितना हिस्सा आ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का परवलय का हिस्सा इस क्षेत्र में आ रहा है। तो यहां से लेके यहां तक का देखो कितना जगह बना रहा है, तो ये परवलय इतना पूरा जगह बना रहा है। तो परवलय इतना पूरा जो जगह बना रहा है x अक्ष के साथ, वो जगह निकाल लो। उसके बाद देखो इतना जगह उसी से अगर निकाल दो तो ये वाला नहीं आ जाएगा, जाहिर सी बात आ जाएगा। तो परवलय x अक्ष के साथ बना रहा है इतना क्षेत्र, और ये जो रेखा है वो x अक्ष के साथ बना रहा है इतना क्षेत्र। तो परवलय पूरा क्षेत्र बना रहा है, ये रेखा इतना क्षेत्र बना रहा है। तो अगर पूरे क्षेत्र में से इतना क्षेत्र को निकाल दिया जाए तो ये क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल,
और आओ फटाफट देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। देखो कुछ नहीं करना है तो कह सकते हो आकृति ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये पूरा क्षेत्रफल फाइंड करना होगा। तो ये जो परवलय है वो एक्स अक्ष के साथ इतना क्षेत्र बना रहा है, तो इंटीग्रेशन, ये जो पूरा क्षेत्र बना रहा है परवलय वो एक्स अक्ष से बना रहा है, तो यहां पे लिखते हैं dx, यहां पे लोअर लिमिट लिखते हैं, यहां पे अपर लिमिट लिखते हैं। तो एक्स अक्ष के साथ बना रहा है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो एक्स अक्ष पर कहां से कहां तक, तो यहां से लेकर के यहां तक। क्यों? क्योंकि ये जो परवलय बना रहा है वैसे परवलय तो बहुत सारा क्षेत्र बना रहा है, लेकिन हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहां से इसके बीच में परवलय कितना जगह बना रहा है, तो परवलय बना रहा है इतना जगह। तो यहां से यहां तक ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट। लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से कम होता है, तो लोअर लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और अपर लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से लेके ये डिस्टेंस कितना है 3 है कि 4 है, देख लो डिस्टेंस है 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3, और यहां पे होगी y की वैल्यू कहां से निकालोगे, तो अब ऐसी बात है कि परवलय द्वारा बना हुआ क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो परवलय से निकालेंगे y की वैल्यू, और परवलय का समीकरण में y बराबर क्या है x² + 2, तो यहां पे y की वैल्यू परवलय से रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या है x² + 2, तो यहां पे लिखेंगे x² + 2। इतनी बात समझ पा रहे हो? ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र बना है वो ये पूरा का पूरा क्षेत्र, और इसमें से करना क्या है, इस क्षेत्र को निकाल देना है, तो माइनस कर देना है किस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, और इस क्षेत्र माने इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को, और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर हमको फाइंड करना है तो ये क्षेत्र किसके द्वारा बन रहा है, इस रेखा के द्वारा बन रहा है, तो कह सकते हो इंटीग्रेशन, और इस रेखा द्वारा बन रहा है, लेकिन ये रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बन रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्षेत्र बन रहा है x अक्ष पे कहां से कहां तक बन रहा है, तो यहां से यहां तक के बीच में बन रहा है, तो ये माने लोअर लिमिट और ये माने अपर लिमिट। अब निकालेंगे यहां से y की वैल्यू, तो ये जो क्षेत्र बन रहा है ये इस रेखा द्वारा बन रहा है, तो इस रेखा से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रेखा का समीकरण क्या था, रेखा का समीकरण था y बराबर x, तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे इस रेखा के समीकरण से, तो y बराबर क्या है x, तो y के स्थान पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद क्या करना है, ये इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। आप इसको कई तरीके से हल कर सकते हो, पर मैं इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। देखो इंटीग्रेशन यहां भी है, इंटीग्रेशन यहां भी है, इसको आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, बाहर निकालो। इंटीग्रेशन अपर लिमिट क्या है 3, लोअर लिमिट क्या है 0, और ये क्या है x² + 2, और ये माइनस यहां पे क्या है -x, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया, इसमें से ये घट जाएगा, और dx तो है तो dx यहां पे लिख दो। बस कुछ नहीं करना है, करना है इसका समाकलन, और समाकलन करने के बाद एक बार रख देना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से देख लिया है। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया है, उससे पहला दूसरा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको हिंट दूंगा कि कैसे आप लगाओगे क्वेश्चन नंबर 4, और आप हिंट के माध्यम से समझ जाओगे क्वेश्चन 4 को कैसे लगाया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 कह रहा है समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 हो। सबसे पहले हमारे पास 3 पॉइंट दिया है, इन तीनों पॉइंट को हम लोग बना लेते हैं चतुर्थांश पे, और वहां से एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज को अच्छे से बना लेते हैं। उसके बाद वो त्रिभुज कितना क्षेत्र बना रहा है उस क्षेत्र को हमको फाइंड करना है समाकलन के प्रयोग द्वारा। 3 पॉइंट दिया, एक -1, 0, एक 1, 3 और एक 3, 2। आओ बना लेते हैं फटाफट। देखो एक पॉइंट क्या है -1, 0, तो -1 यानी x की वैल्यू माइनस है तो -1 यहां होगा, और कामा 0, 0 माने क्या, 0 माने यही मूल बिंदु, तो इनको मिलाओगे तो यही पॉइंट मिल जाएगा, और ये पॉइंट क्या है -1, 0, तो ये हो जाएगा -1, 0। अगला वाला पॉइंट है 1, 3,
यानी x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 3 प्लस में है तो ऊपर जाएगा 1 2 3, और इनको आप मिलाओगे ऐसे और इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे, और ये दोनों दूसरे को परिच्छेद करेंगे यहां पर, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,3। इसको आप ये मान सकते हो, इसको b मान सकते हो। एक और पॉइंट बचा है पॉइंट c, वो क्या है 3,2। x अक्ष पे 3 प्लस में जाओ तो 1 2 3, और कामा 2 तो वो 2 मानेगा। y अक्ष पे प्लस में जाओ तो 2 यहां पर है, इसको ऐसे मिला दो तो मिलाओगे तो ये बन जाएगा पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है c। तो ये पॉइंट ये पॉइंट b और ये पॉइंट क्या है c, इन तीनों को आप मिला सकते हो, और तीनों को मिलाने के बाद यहां बन जाएगा एक त्रिभुज। देख रहे हो, अगर आप इस आकृति को ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहां पे बन रहा है एक त्रिभुज, बन रहा है त्रिभुज ABC, और हमको फाइंड करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वो भी समाकलन के प्रयोग के द्वारा। तो कैसे फाइंड करोगे, आइए देखते हैं बहुत ही ध्यान से। देखो सबसे पहले अगर आप चाहते हो, देखो ये देखो ध्यान से, इस रेखा द्वारा x अक्ष से इतना क्षेत्रफल बन रहा है कि नहीं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बन रहा है, तो ये क्षेत्र फाइंड कर सकते हो। उसके बाद ये जो ये रेखा दिख रहा है आपको BC, रेखा BC के द्वारा x अक्ष के साथ ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल बन रहा है, तो इधर ये पूरा क्षेत्रफल बन रहा है, इधर ये पूरा क्षेत्रफल बन रहा है। अगर आप दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में ये जो रेखा AC है, AC द्वारा जो क्षेत्र बन रहा है कितना बन रहा है, इतना क्षेत्र बन रहा है। तो अगर इतने क्षेत्रों को घटा दो तो अगर पूरे में से इतने क्षेत्रफल को निकाल दिया जाए तो मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल, यानी मिल जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आइए देख लेते हैं फटाफट हिंट कि कैसे आप ये काम करोगे। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, AB, इस पॉइंट को कुछ मान सकते हो, इसको मान लेते हैं T। सबसे पहले ABT का क्षेत्रफल फाइंड करना होगा, और ABT का अगर क्षेत्रफल फाइंड करना चाहते हो तो ABT का क्षेत्रफल x अक्ष के साथ तो बन रहा है, लेकिन किस रेखा द्वारा बन रहा है, तो इस रेखा द्वारा बन रहा है, तो फाइंड करना पड़ेगा इस रेखा का समीकरण, यानी जो रेखा AB है उसका समीकरण फाइंड होना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 की बात करें तो सब में रेखाओं का समीकरण दिया रहता था, जिससे गिरा हुआ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, रेखा का समीकरण ही नहीं दिया, मतलब जो वक्र है उसका समीकरण दिया ही नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे कि वो जो रेखा है उसका समीकरण फाइंड करोगे। तो AB के द्वारा अगर ये क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो AB का समीकरण फाइंड करना पड़ेगा, और AB जो रेखा है उस पर 2 पॉइंट है, 1 और 2, और जब भी दो पॉइंट हो और उन पॉइंटों द्वारा जो समीकरण बन रहा है, उसका जो समीकरण बन रहा है रेखा, जो रेखा बन रही है उस रेखा का समीकरण आप कैसे फाइंड करोगे। तो अगर आपने क्लास 10th पढ़ा है, क्लास फर्स्ट में पढ़ा है, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है और आप कैसे उस रेखा का समीकरण निकालोगे। तो ऐसे मैं आपको बता देता हूं कि रेखा का समीकरण क्या होता है। तो रेखा का समीकरण होता है जब 2 पॉइंट दिए हो तो y माइनस y1 और यहां पे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और x माइनस x1 ये होता है किसी भी रेखा का समीकरण। अगर रेखा पर 2 पॉइंट हो x1 कामा y1 और x2 कामा y2, तो क्या करेंगे, यहां से हम बारी बारी से तीनों रेखाओं का, क्योंकि ये जो जगह बन रहा है इस रेखा द्वारा बन रहा है, ये जो क्षेत्रफल बन रहा है वो इस रेखा द्वारा बन रहा है, ये जो क्षेत्रफल बन रहा है वो इस रेखा द्वारा बन रहा है, तो हमको बारी बारी से तीनों रेखाओं का क्या निकालना होगा, समीकरण निकालना होगा। तो मैं आपको एक को निकाल के अच्छे से समझा देता हूं, बाकी 2 आप खुद ही कर लोगे। और देख लेते हैं, देखो सबसे पहले निकालेंगे रेखा AB का समीकरण। रेखा AB का समीकरण निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। देखो इसमें ये 2 पॉइंट है, इसको x1 x2 मान लो, इसको x1 मान लो, y1 मान लो, x1 y1, इसको x2 y2 मान लो। तो y माइनस y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहां पे 0 हो जाएगा। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 0, और माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 बटा x2 की वैल्यू क्या है, सॉरी रुक जाओ y2, तो ये y1 है, ये y2 की वैल्यू क्या है 3, और माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, और बटा x2 की वैल्यू क्या है, तो x2 की वैल्यू है 1, और माइनस x1,
तो -x1, और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है, -1, यहां पे रखोगे तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 3/2, और यहां पे हो जाएगा x + 1। बस इसको आप वैसे ही रहने दो, क्योंकि अभी हमको y का मान चाहिए, तो यहां से हम y का मान रख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ABT का क्षेत्रफल कैसे आप निकालोगे, ये बता दूंगा, फिर आप सबका निकाल लोगे। तो देखते हैं, कह सकते हैं आकृति, वैसे तो ABT एक त्रिभुज है, लेकिन आप आकृति भी कह दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप त्रिभुज भी कह दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ABT का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, x अक्ष से घिरा है, यहां पे लगाओगे इंटीग्रेशन, और x अक्ष से घिरा हुआ है तो यहां पे आप लिखोगे dx, यहां पे लिखोगे लोअर लिमिट और यहां पे लिखोगे अपर लिमिट। देखो x अक्ष पे यहां से लेकर के यहां तक है ये रेखा, यहां से लेकर के यहां तक है, तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट। लोअर लिमिट ये, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, -1, तो यहां पे हो जाएगा -1, और x की वैल्यू यहां पे कितनी है, तो यहां पे x की वैल्यू +1, तो यहां पे हो जाएगा +1। और इसी रेखा द्वारा y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहां पे dx है तो y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू पहले से यहां मालूम है 3/2 और x + 1। 3/2 कांस्टेंट है, और मैंने आपको पहले बताया कि जो कांस्टेंट संख्याएं होती है दुनिया के हर चिन्ह से बाहर आती है, तो यहां पे क्या होगा, बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3/2, और इंटीग्रेशन ऊपर 1 नीचे क्या -1, और यहां पे क्या है x + 1, और यहां पे क्या है dx। इसका करना है इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार अपर लिमिट रख देना है, माइनस लोअर लिमिट रख देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा ABT का क्षेत्रफल। ये बात समझ पा रहे हो ना, हाँ। इसके बाद हमको निकालना है TBC, और इस वाले पॉइंट को मान सकते हो M, तो हमको निकालना है TBC M का क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली ये जो क्षेत्रफल बन रहा है वो इस रेखा द्वारा बन रहा है और x अक्ष के साथ बन रहा है, तो क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन लिख देना है। x अक्ष के साथ बन रहा है तो यहां पे आप dx कर सकते हो, और इस रेखा का समीकरण निकाल करके y की वैल्यू जो आएगा उसको यहां पे लिख सकते हो। और लोअर लिमिट क्या होगा, यहां से लेके यहां तक है, तो लोअर लिमिट ये हो जाएगा, ये माने क्या 1। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, तो अपर लिमिट हो जाएगा ये माने क्या, ये वाले पॉइंट का निर्देशांक क्या था, 3,2, तो ये वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 3, और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और इस क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल फाइंड कर लेना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो बहुत ही सिंपल, लिखोगे इंटीग्रेशन लोअर लिमिट यहां से लेकर के, देखो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल बन रहा है वो इस रेखा द्वारा बन रहा है, और यहां से लेकर के यहां तक है, तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या, x की वैल्यू यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और अपर लिमिट x की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। x अक्ष द्वारा बन रहा है तो यहाँ पे dx हो जाएगा। फिर यहाँ इस रेखा द्वारा y की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा इस रेखा का समीकरण। सॉरी रेखा का समीकरण नहीं, रेखा का समीकरण फाइंड करके यहां से y की वैल्यू उठा के रखेंगे, ये जो आएगा वो हो जाएगा इस पूरे का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और इस क्षेत्रफल को घटा देंगे, अपने आप आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और वो जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लिया है। तो बस आज की वीडियो में रहने दें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, वीडियो ऑलरेडी पहले से पढ़ा हो चुका है, और आगे के जो क्वेश्चन है 5, 6, 7 उसको कवर करेंगे पार्ट 4 में। तो बताइए वीडियो को कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 4 के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ सॉरी, अगर पार्ट 4 अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहां से देख के आप पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से उसकी पढ़ाई आप कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको हमारा पार्ट 4 आपके होम पेज पे मिलेगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।